बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। भाई हम देखने जा रहे हैं वीडियो में बहुत सारे वो क्वेश्चंस जो कि एनईडी के पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। अब होता क्या है कि बच्चों को सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं पहले तो अब ये समझ लेते, फिर इंशाल्लाह हम पास पेपर्स की जो मोस्ट रिसेंट पास पेपर्स हैं हम उनके एग्जाम्पल्स को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। सही है ना जी? तो ये वीडियो आपके क्वेश्चन की तैयारी के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है जी। सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन जनरली दो तरह से आता है। ठीक है, एक तो बेस कर रहा होता है वोकैबलरी पे और दूसरा यही क्वेश्चन बेस कर रहा होता है ग्रामर पे। ठीक है भाई, दोनों में ही डबल ब्लैंक सेंटेंसेस हो सकते हैं, सिंगल ब्लैंक भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, सिंगल ब्लैंक भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। सर वोकैबलरी बेस्ड सेंटेंसेस में जनरली सेंटेंस के मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना और सेंटेंस में से हिंट फाइंड आउट करना होती है कि जो सेंटेंस में गिवन है उसके मुताबिक कोई एक ही ऑप्शन होता है जो कि करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन फिर उस हिंट के मुताबिक गलत होते हैं। सर ग्रामर में डेफिनेटली रूल्स एंड रेगुलेशंस जो ग्रामर के लाइक आर्टिकल्स हैं, प्रेपोजिशंस है, वर्ड की प्लेसमेंट है, ठीक है ना, कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर जो प्लेसमेंट हम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ती हैं, समझना पड़ती हैं। ठीक है ना, इनको याद रखना पड़ता है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे सेंटेंस कंप्लीशन में बिल्कुल आ सकती हैं। इसी तरह से टैग क्वेश्चन है उसके बारे में भी सवाल बन सकता है। ठीक है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है उसका भी बन सकता है, एक्टिव पैसिव है उसमें वर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ड के इस्तेमाल पर भी आपको सवाल बनाकर दे सकते हैं। तो ये ग्रामर के सारे हिस्से हैं। ठीक है ना, प्रेपोजिशन के यूज़ पर भी सवाल बन सकता है, बिल्कुल बनता है ग्रामर में। सर वोकैबलरी में हिंट फाइंड आउट करनी होती है, ग्रामर में आपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को पक्का करना होता है। ठीक है जी, मैं अभी आपके साथ जो इस वीडियो में डिस्कशन करने लगा हूँ वो सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसमें ग्रामर बेसिस पे भी हो सकते हैं, वोकैबलरी बेसिस पे हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, सिंगल ब्लैंक भी हो सकते हैं, डबल ब्लैंक भी हो सकते हैं, क्योंकि पास पेपर के क्वेश्चन हैं। तो ये पास पेपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन जो है आपके साथ जो होने लगा है ये बड़ा यूज़फुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। मगर उसके साथ साथ जिस लम्हे आपको लगे कि भाई मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं, मुझे प्रॉब्लम आ रही है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, तो भाई मैं आपसे कहता हूँ फौरी तौर पर जाइएगा, छा जाओगे, प्रैक्टिस उनको इस्तेमाल कीजिएगा। वहाँ पर टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट बने हुए हैं। फिर जब मैं आगे जाता हूँ तो मेरे पास मॉक टेस्ट बने हुए हैं, मॉक टेस्ट के साथ फिर पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, उसके बाद फिर मेरे पास फुल लेंथ पेपर्स बने हुए हैं। और ये जो कंटेंट है ये सेग्रीगेटेड है, स्पेसिफिकली एनईडी यूनिवर्सिटी के टेस्ट के एतबार से डिज़ाइन किया गया, जिससे आपको बड़ा फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बड़ी यूज़फुल थी, मेरे जहन में आया तो मैंने आपको मशवरा दे दिया। बहरहाल आइए डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। ठीक है जी, सेंटेंस में हमें पहले सेंटेंस पढ़ना है, उसकी मीनिंग को समझना है और उसकी मीनिंग्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ब्लैंक को फिल करने के लिए ऑप्शन हमें मार्क करना है। ठीक है, अच्छा, सेंटेंस में कहना है आर्कियोलॉजिस्ट्स डैश टुडे दैट पिरामिड्स ऑफ एन एंशिएंट इजिप्शियन पेरोहा डैश आफ्टर बीइंग बरीड फॉर जनरेशंस। अब इसमें दो ब्लैंक्स हैं। ठीक है जी, पहली ब्लैंक ये रही, दूसरी ब्लैंक ये रही। तो सबसे पहले पहली ब्लैंक को फिल करने के लिए आपने ऑप्शंस का इंतखाब करना है, ऑप्शंस को हाईलाइट करना है। आर्कियोलॉजिस्ट्स जो मुख्तलिफ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं उनको कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट डैश टुडे दैट द पिरामिड ऑफ एन एंशिएंट इजिप्शियन पेरोहा। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट अनाउंस्ड, अनाउंसेस, आर अनाउंस्ड, विल अनाउंस्ड, हैव अनाउंस्ड। अच्छा, अब यहां पे देखिए टाइम मौजूद है, टुडे, आज के दिन में, ये काम आज के दिन में हुआ है। सही ना, ऐसा सेंस आ रहा है। तो सर अगर मैं कह रहा हूं अनाउंस्ड तो ये तो पास्ट फॉर्म में वर्क की, जिसका मतलब तो ये हो गया कि पास्ट की बात कर रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी अनाउंसेस, अनाउंसेस का मतलब है ये काम हर रोज होता है, हर रोज अनाउंस किया जाता है, तो ये भी ऐसा काम नहीं है कि जो हर रोज अनाउंस होता। यानी आज के दिन में खास तौर पर बड़ी रिसर्च की तो आज के दिन में अनाउंसमेंट की गई, अनाउंस हुआ है, तो सर अनाउंसेस भी नहीं हो सकता। और फिर देखिए सब्जेक्ट प्लूरल है तो अनाउंसेस का तो कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, ऑप्शन सी आर अनाउंस्ड, आर्कियोलॉजिस्ट आर अनाउंस्ड, नहीं भाई पैसिव वॉइस क्यों बनेगा, आर्कियोलॉजिस्ट ने अनाउंस किया। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में अनाउंस नहीं किया गया, आर्कियोलॉजिस्ट ने अनाउंस किया गया, तो ये पैसिव वॉइस वाला स्ट्रक्चर जो है आर अनाउंस्ड ये नहीं होगा। अब अगर आप कह रहे हैं टुडे तो सर विल भी नहीं होगा, टुडे कह रहे हैं तो विल थोड़ी होगा। तो भाई इन तमाम ऑप्शंस को कैंसिल करने के बाद बचता है सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन, वाहिद ऑप्शन, और वो है ऑप्शन ई। कह रहे हैं जनाब आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव अनाउंस्ड, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अनाउंस किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ई हमारा बनता है। फर्स्ट ब्लैंक में आने वाला ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड्स हैं हैव अनाउंस, प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। अब आप सवाल करेंगे सर यहाँ भी तो आपने अनाउंस लिखा है, तो मेरे अच्छे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट तो इस्तेमाल होता ही उसी सेंस में कि जब हम किसी काम की अकम्पलिशमेंट को प्रेजेंट में बताते हैं,
वो काम हो चुका है मगर बताया प्रेजेंट में जा रहा है, ठीक है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगता है इसी तरह से। तो भाई ऑप्शन जो ई है उसका फर्स्ट ब्लैंक में आने वाला वर्ड तो बिल्कुल सही। सर सेकंड ब्लैंक में आने वाला वर्ड क्या कहने सर? अब जाहिर सी बात है कि चार ऑप्शन गलत है तो ऑप्शन ई सही होगा, मगर सेकंड ब्लैंक में आने वाले वर्ड के सही होने की भी वजह समझ लीजिए। दैट द pyramid of an ancient Egyptian Pharaoh dash after being buried for generation has been discovered। जी अब देख लीजिए यहाँ पर क्या कहने जरा, pyramid of ancient Pharaoh dash after being buried for generations, कई सदियां जो है ना वो दफन रहने के बाद अब दरियाफ्त हुआ है, अब दरियाफ्त किया गया है। इसमें करने वाले का जिक्र नहीं कि ये पायरामिड्स किसने दरियाफ्त किए। तो ये स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का है। तो जरा देखिए यहाँ पर पैसिव वॉइस की बेसिस पे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बीन लगा है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और वर्ब की फॉर्म लगी है रीडिस्कवर्ड, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ईडी लगा हुआ है। तो भाई सिंपल हो गया कि सर ऑप्शन ई जो है वो हर तरह से दुरुस्त है, हर तरह से करेक्ट है। जब आप सेंटेंस कंप्लीशन का काम करते हैं ना तो आपको क्या करना होता है, आपने ना सेंटेंस में उस ऑप्शन को प्लेस करके सोचना होता है कि स्ट्रक्चरली करेक्ट है या नहीं है। ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। तो सेंटेंस इस सेंटेंस में जो आपका ऑप्शन ई है वो करेक्ट आंसर है। सेंटेंस लिखा है पुट द प्लांट डैश टू द विंडो। सर अगर टू यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो सर नेक्स्ट टू होना चाहिए था या विद टू होना चाहिए था, या टू दो दफ़ा लिख दें या फिर आउट टू लिख दें। आइए डिस्कशन करते हैं। सर ऑलरेडी टू जब यहाँ पे लिखा हुआ है तो फिर टू दोबारा से नहीं लिखेंगे, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन आना चाहिए जो कि टू के साथ बेहतर हो, सही हो। सर विद टू नहीं सर, ये दो प्रपोजिशन कभी भी एक साथ इस्तेमाल नहीं होती। टू भी प्रपोजिशन है, विद भी प्रपोजिशन है। अब सर बचा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो सर ऑप्शन सी में लिखा हुआ नेक्स्ट टू और ऑप्शन डी में लिखा है आउट। आउट टू तो नहीं होता, आउट ऑफ होता है। आउट टू नहीं होता, आउट ऑफ होता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन डी भी नहीं आ रहा। सर सेंटेंस में थोड़ी देर के लिए गौर करें तो पता ये चल रहा है कि सर यहां ना सेंटेंस में ऑलरेडी टू लिखा हुआ था, अब नहीं है, अब नहीं है। चलें इसको इस तरह से समझ लीजिए, कोई टाइपिंग एरर, चलें इसको हमने टू को हमने रिमूव कर दिया। हमने कहा कि क्या आना चाहिए, देखते हैं इसमें सेंटेंस में। पुट द प्लांट डैश द विंडो टू द विंडो, नहीं सर। आउट द विंडो, नहीं सर। विद द विंडो, विंडो के साथ रखा जाता है। प्लांट कहाँ रखा जाता है? विंडो के साथ तो नहीं रखा जाता, विंडो से करीब रखा जाता है, नज़दीक रखा जाता है, उसके पास रखा जाता है, ठीक है ना। जहाँ रोशनी भी आए, धूप भी आए, हवा भी आए तो वहाँ रखा जाता है प्लांट। क्लियर हो गया। तो सर यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँ तो ऑप्शन ए तो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, बी की बात करूँ वो भी करेक्ट नहीं है, सी सर पुट द प्लांट नेक्स्ट टू द विंडो। पुट द प्लांट नेक्स्ट टू द विंडो। भाई अगर तसव्वुर कर लीजिए कि ये एक खिड़की है, ये खिड़की है, ठीक है, और कहा जा रहा है नेक्स्ट टू द विंडो। तो नेक्स्ट टू द विंडो का मतलब क्या है कि जनाब आप विंडो के इस जानिब ये पॉट रख रहे हैं, प्लांट रख रहे हैं, तो आपने खिड़की के फासले पर खिड़की के साथ रख दिया। मिसाल के तौर पे अगर आप यूं कर लीजिए, ये खिड़की है, सही है, और प्लांट ये रखा हुआ है, तो ये खिड़की के सामने, खिड़की के करीब, खिड़की के नज़दीक, यहाँ पर आता है नेक्स्ट टू, यहाँ आता है नेक्स्ट टू, ठीक है। नेक्स्ट टू करेक्ट प्रपोजिशन है भाई, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आउट द विंडो नहीं हो सकता, विद द विंडो नहीं हो सकता, टू द विंडो नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेंटेंस में लिखा है इट इज बेस्ट टू ट्रीट डिजीज एट इट्स डैश स्टेज। ये बेहतर है कि बीमारी को डैश स्टेज पे ट्रीट किया जाए। अब आप कॉमन सेंस वाली बात बताइए, बीमारी को कब ट्रीट करना चाहिए? यकीनन जब बीमारी का आगाज हो, यकीनन जब बीमारी शुरू होने वाली हो, शुरू होने लगी हो, ठीक है ना, तो वहीं उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए। यही बात दिमाग में आती है ना। आ जाओ वोकैबुलरी में, क्या कह रहे हैं सर? इंसिपेंट, क्लिनिकल, इमरजेंसी, ऑटो। सर इमरजेंसी बेसिस पे होता है जो कि उसका लास्ट स्टेज है बीमारी का, नहीं ये तो नहीं हो सकता सर। ऑटो स्टेज, ये कोई स्टेज ही नहीं होता, ऐसी कोई बात ही नहीं होती। सर क्लिनिकल, क्लिनिकल का मतलब है कि जबकि वो मिडिल में है, अब तबीयत ख़राब बिगड़ने लग रही है, ज़्यादा बिगड़ने लगी है ज़्यादा, तो फिर क्लिनिकल स्टेज आ जाता है कि अब क्लिनिक में जाकर आपको ट्रीटमेंट लाजमन करवाना पड़ेगा, घर पे उसका काम नहीं हो सकता, ऐसी कंडीशन। अच्छा जी, ये भी नहीं हो सकता सर। बीमारी का जो आगाज़ है, बिगिनिंग है, शुरुआत है, उस बीमारी की जो शुरुआत है उसी वक्त वो ट्रीटमेंट करवा लिया जाए, आगाज़ में ट्रीटमेंट करवा लिया जाए तो ये बेहतर होता है। तो भाई ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल सही है। अब देखो इसमें सिर्फ मीनिंग का पता होना ज़रूरी था।
मीनिंग तुम्हें सही पता है, मीनिंग तुम्हें अच्छे से मालूम है, काम मजेदार हो गया, अच्छा काम हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया है 2024 में, सेंटेंस कंप्लीशन का ये क्वेश्चन आ रहा है एनईडी के 2024 के पेपर में। तो भाई मैं आपको इन वीडियोस के अंदर सवालात वो दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि जो आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होंगे। आपने अगर उसको तवज्जो से देख लिया तो इस जैसे सवालात या ये सवालात आपके पेपर में आ जाते हैं तो आपकी बहुत बहुत आसानी होने वाली है इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलते हैं आगे।